नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जारी जंग में 2 हफ्ते का जो ब्रेक लग गया है, इस दौरान बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सीज फायर के लिए ईरान ने 10 शर्तों की फेहरिस्त थमा दी है अमेरिका को, और दावा यह भी किया जा रहा था कि अमेरिका उन शर्तों पर राजी हो गया है। इसके बाद ईरान ने 2 और शर्तें लगा दी है कि बातचीत की टेबल पर आने से पहले इन दोनों शर्तों को मानना होगा। ईरान का कहना है कि लेबनान पर हमले बंद होना चाहिए, ये उनकी पहली शर्त है, लेकिन इजरायल और अमेरिका कह चुका है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी शर्त के तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे ऊपर यानी ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो तुरंत प्रभाव से हटाए जाए। ये उनकी दूसरी शर्त है कि ये दोनों शर्त माने बातचीत की टेबल पर आने से पहले। हालांकि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष इसे अपनी अपनी शर्तों पर पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकालना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है। ट्रंप की मांग है कि ईरान समझौते के लिए राजी हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर पहले से ज्यादा खतरनाक और नए हथियारों से हमला किया जाएगा। इसकी वजह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप साफ भी कह चुके हैं कि ईरान के आसपास सैन्य जमावड़ा तब तक रहेगा जब तक ये समझौता नहीं हो जाता है और इलाके में पूरी तरीके से शांति नहीं आ जाती। उनका कहना है कि अगर आज बातचीत बन गई तो ठीक, वरना इससे भी ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच शांति की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। बातचीत की मेज क्योंकि सज चुकी है, लेकिन इस वार्ता में किसी भी पक्ष के लिए सफल होना आसान नहीं है। ईरान बेहद पुराना और मजबूत सौदेबाज माना जाता है और अब तक हुई संधियों के दौरान ईरान का रुख हमेशा अपनी शर्तों पर ही समझौता कराने का रहा है। इस बार भी ईरान अपनी शर्तों पर ही बातचीत कर रहा है। उधर ट्रंप अलग तरीके से नेगोशिएटर माने जाते हैं, चूंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई भी पक्ष सफल हो पाएगा। इस बारे में भी आपको आज सटीक विश्लेषण के माध्यम से जानकारी देंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे और समझेंगे कि इस वार्ता प्रक्रिया में किसे क्या हासिल होगा। और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जब ये शांति प्रक्रिया की बातचीत शुरू हो रही है तो यूएस की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हुए हैं अपनी टीम को लेकर के, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से एक बड़ी धमकी दी है। उस वक्त दी गई थी ये धमकी जब वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि ईरान कोई खेल ना खेले, क्योंकि यूएस पूरे तरीके से तैयार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अध्यक्षता में ये जो पूरी मुलाकात हो रही है, ये जो पूरी बातचीत की टेबल सजी हुई है, अब तो वो खैर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचने की ये तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमेरिका से जब वो रवाना हो रहे थे उन्होंने कहा था कि ईरान कोई खेल खेलेगा तो यूएस पूरे तरीके से तैयार बैठा हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस वार्ता के माध्यम से चीजों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और एक बड़ा धड़ा ये बात मानता है कि जेडी वेंस कभी भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को यहीं समाप्त किया जाए, बातों के माध्यम से सुलझा लिया जाए। अब एक और खबर आ रही है, इसी वार्ता से जुड़ी हुई खबर यह है कि जब इस्लामाबाद में ये मेज सजी हुई है तो ये बताया जा रहा है कि शांति वार्ता में 2 दिन लग सकते हैं। ये प्रक्रिया 2 दिन तक चल सकती है, कई टुकड़ों में बातचीत हो सकती है। यह भी कहा जा रहा था कि 2 दिन तक ये पूरी शांति प्रक्रिया चलेगी, कई टुकड़ों में यहाँ पर बातचीत होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रविवार और सोमवार के दिन तक वहां पर दोनों ही देशों के जो डेलीगेशन है वो रुके हुए नजर आ सकते हैं। अब हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो ये आग लगी है, शहरों में, आर्थिकी में, ग्लोबल स्तर पर, उसे किसी तरीके से आतंक की धरती पर ही सही बुझाया तो जाए। हर व्यक्ति अपनी तरफ से यही प्रयास कर रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करवाया जाए, लेकिन अमेरिका से लेकर के ईरान तक दोनों ही इतने बढ़िया नेगोशिएटर हैं कि कौन किसकी बात पर राजी हो जाएगा ये कह पाना लगभग नामुमकिन है। ईरान अड़ियल, अमेरिका 2 कदम आगे। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू तो हो गई, लेकिन ये प्रक्रिया अपने मुकाम तक पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान से वार्ता से पहले ही अपनी शर्तों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में धधकती जंग की आग को बुझाने के लिए
वार्ता का पानी डालने की तैयारी है। लेकिन ये वार्ता कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान बेहद मजबूत स्थिति में है और अमेरिका उसे हर हाल में कमजोर करने की कोशिश में है। ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए अपनी 10 मांगे रखी। दावा किया गया कि अमेरिका उन पर राजी हो गया, लेकिन अब ईरान ने उस फहरिस्त में 2 शर्तें और बढ़ा दी हैं और दावा किया है कि पहले अमेरिका इन शर्तों पर राजी हो, उसके बाद ही बातचीत होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को 2 काम करने होंगे। पहला, लेबनान में युद्ध विराम लागू करना होगा और दूसरा, उसे ईरान की फ्री संपत्तियों को रिलीज करना होगा। गालिबाफ ने बातचीत की प्रक्रिया के लिए इन 2 शर्तों को बेहद अहम बताया है। इस्लामाबाद में आज दोनों पक्षों के बीच होने वाली वार्ता में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ईरान के प्रतिनिधि मंडल में ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिमती और पूर्व IRGC कमांडर मोहम्मद बाकिर जोलघाद्र शामिल हैं। जबकि अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। ईरान की शर्त है कि हॉर्मुज पर उसके अधिकार को मान्यता मिले, यानी समंदर में शिपिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जहाजों से टोल वसूलने का हक मिले। साथ ही लेबनान में भी युद्ध विराम हो। इस बीच अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भंडार उसे सौंप दे और आगे संवर्धन रोक दे, अपनी मिसाइलें छोड़ दे और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देना बंद कर दे। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच वार्ता का दौर शुरू होने को है, लेकिन दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं, जिसे संभवतः दूसरा पक्ष मंजूर ना करे। ऐसे में ये जंग एक बार फिर धधक सकती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, अपने विशेषज्ञों से समझेंगे कि आखिरकार आज की वार्ता में किससे क्या हासिल होने वाला है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन VN झा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ मेजर शेख नदीम जुड़ गए हैं। मेजर शेख नदीम, सबसे पहले आप बताइएगा कि अभी वहां पर जब पाकिस्तान में ये पूरी टेबल सज गई है तो इसकी उम्मीदें क्या लगाई जा रही है? क्या दोनों ही देश एक दूसरे की शर्तों पर राजी हो जाएंगे और उसके बाद राजीनामा ये खुशी खुशी हो जाएगा कि ठीक है अब युद्ध विराम? देखिए, ये होप ही की जा सकती है और हम उम्मीद ही रख सकते हैं। 100% तो नोबडी इज श्योर और आखिरी गेंद पर ये समझता हूँ कि ये मैच का फैसला होगा और ये मैच चलेगा। जैसे 1 दिन और 2 दिन भी आपने भी कहा, ये शायद इससे ज्यादा नहीं चल सकता क्योंकि जेडी वेंस को भी और भी कमिटमेंट से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फिर वो जो वहां से भाई जेडी वेंस का आना, ये इस बात का सबूत है कि एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला पहले से जो है ये हो चुका है और इसको फॉर्मल शक्ल देनी है। ये भी एक इसकी डायमेंशन है कि इतना बड़ा आदमी आप भेज रहे हैं और सामने सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक स्पीकर है, उसके बावजूद आप एक अपना वाइस प्रेसिडेंट भेज रहे हैं। ये नंबर 2 बंदा है यूएसए का, तो उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात मैं एक बार आपको बता दूं, जो मैं हर चैनल पे कह रहा हूं कि देखिए 80% तो इनकी तमाम पॉइंट्स पे जो एग्रीमेंट हो चुका है वो ओमान में हो चुका था, लेकिन इजराइल ने उनको कहा कि यार अभी आपने एग्रीमेंट करना ही है, बेहतर है कोई उसका तबाही कर दें, तबाह करने के बाद करें। उसके जो नतंज की है, इस्फहान की है, ये न्यूक्लियर साइट्स को बढ़ा दें, स्ट्रक्चर बढ़ा दें। तो उन्होंने एक एनिहिलेशन का प्रोसेस भी कर लिया है। आप वो अपनी एनिहिलेशन कर चुके हैं, इसराइल ईरान को डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। अब वो मैं समझता हूँ, अच्छा 20 पॉइंट जो रह गए ये वो सारे एडिशनल पॉइंट। देखिए यूरेनियम पे बात हो चुकी है, अब जो पॉइंट है एडिशनल वो है आबना हुर्मुज़ खोल दें। ईरान ने पार्शियली खोली हुई है, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन प्राइमरी जो डिमांड है अमेरिका की वो आबना हुर्मुज़ को आप खोल दें। आपकी जो प्रॉक्सीज है रीजन के अंदर जहां जाए उनको आप बंद कर दें, चाहे हिजबुल्लाह है या जो भी हमास है, उनको आप बंद कर दें। ये उनकी जो मेजर मैं समझता हूँ कि डिमांड है। और कोई टोल टैक्स नहीं होगा आपके ये यहाँ से गुजरने के ऊपर। और आपका जो पेट्रोल है, जी प्लीज कंप्लीट। ठीक है, आपका जो पेट्रोल है वो कंट्रोल जो है ना उसकी मूवमेंट होगी जहां। और दूसरी बात जो है कि देखिए न्यूक्लियर पे जहां तक ये सब चीजें पहले डिसाइड हो चुकी हैं कि क्या होना है क्या करना है। ओमान के अंदर इनका ऑलमोस्ट एग्रीमेंट
हो चुका था। ईरान की अब कुछ डिमांड है कि ईरान जो उनसे डिमांड कर रहा है कि हम पे से सैंक्शंस आप लिफ्ट कर देंगे। ये जो कंक्लूसिव एंड ऑफ दिस ब्रूटल वॉर ये होना चाहिए, ये कंप्लीट द सीजफायर नहीं बल्कि एंड ऑफ द वॉर होना चाहिए, ठीक है, इसको खत्म होना चाहिए। लबनान को वो अभी शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, लबनान भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ऑलरेडी। नहीं, अब देखिए दोनों ही देशों के बीच में, इजराइल से लेकर के लेबनान के बीच में भी 14 अप्रैल को ये शांति वार्ता हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हाँ, हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही देश, या फिर अगर हम अमेरिका ईरान की बात करते हैं तो वो भी राजीनामा करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इजराइल और हम लेबनान की बात करें तो वो भी राजीनामा चाह रहे हैं। अब डॉक्टर DK गुप्ता, इस पूरे मामले में पूरी दुनिया का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हॉर्मुज की वजह से कितना नुकसान हर एक देश को हुआ है वो हम सब ने देखा है। हर कोई ये उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है कि जब ये वार्ता हो रही है तो ये शांति के ही पक्षधर बने रहे, जिस तरीके से आज शांत बैठे हैं आने वाले वक्त में भी शांत बैठे रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, और ये अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है ताकि और तैयारियां कर सके, क्योंकि ट्रंप ने यह बयान दिया है कि अगर ये शांति वार्ता यहां पर सॉल्व नहीं होती है तो हमने इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी वाले हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया है। जी मीनाक्षी जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक चीज तो जो हार्मूज की बात की है, देखिए हार्मूज से सबको नुकसान नहीं हुआ है। पहली बात कि हार्मूज या ईरान की युद्ध होने से उसके 3 या 4 पक्ष थे। एक तो अमेरिका था जो स्ट्रेटेजिक पक्ष था। देखिए, अमेरिका कभी भी अफगान युद्ध के बाद कभी भी इमोशनल वार नहीं लड़ा है आज तक। और दूसरी बात है इजराइल था, इजराइल इमोशनल वार लड़ रहा था। और तीसरे पक्ष था ईरान, चौथा पक्ष था मिडिल ईस्ट, और पांचवा पक्ष था इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक दुनिया का 40% ऑयल यूज करता है और प्रोड्यूस करता है केवल और केवल 8%। तो इंडो पैसिफिक एक पक्ष था जो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा था, लेकिन उसके लिए संभावना ये थी कि वो कहीं अपना इसको चैनलाइज कर लेगा, चैनलाइज करके परिस्थितियों को 2-4-6 महीने में संभाल लेगा। लेकिन अगर हॉर्मुज बंद होता है तो उसमें अमेरिका को कोई लॉस नहीं है। देखिए, अमेरिका जो हॉर्मुज के लिए चैलेंज किया था कुछ दिन पहले कि किसी के पास है जिनको लॉस हो रहा है खुलवाएं इसको, किसी ने उस पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो अमेरिका एक हेजमोनिक की पॉलिसी के तहत कि देखो आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं ही कोशिश करता हूं, मतलब आप एक बिग पावर मानो। यही लड़ाई चल रही है इसमें अमेरिका के मागा में कि मैं ही बिग पावर हूं, दुनिया को फिर से एक्सेप्ट कराऊं। और अगर मान लीजिए ईरान गलती करता है, देखिए ईरान गलती करेगा अगर वो हॉर्मुज पे, देखिए वो पनामा और स्वेज नहर नहीं है जो कि बिल्ड ऑपरेट प्रोसेस पे बनी हुई है कि खुद का पैसा लगा के हमने कैनाल बनाई है, उस पर हम टोल टैक्स ले सकते हैं, लेजिटिमेट है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य है और इसके तरह से जो है आपके सबके ऑयल जाते हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी गलती ईरान करेगा अगर उसको सच में बंद करता है। हालांकि आज तक कभी बंद नहीं हुआ और अभी भी बंद नहीं है, ये कहने की बातें हैं बस। हाँ ठीक है, वो जरा सा राशनिंग हो गई है कि आपका 4 जाने देंगे, आपका 2 जाने देंगे। इसके बंद होने से अमेरिका को 2 हथियार मिल जाएंगे। एक तो इजराइल के वजह से उसके पास टूल्स था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को, जेसस को, जीव्स को वो प्रेजेंट करता है और पूरा यूरोप और अमेरिका उसको इंटरफेस लेके चलता है इजराइल को। इजराइल को कभी लोग डाउन नहीं होने देंगे। एक चीज अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि इजराइल को चाहे अमेरिका भी छोड़ दे तो यूरोपियंस डाउन नहीं होने देंगे उसको, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक इंटरफेस है क्रिश्चियनिटी का और कहें तो जीव्स का, उसको नहीं जाने देंगे। वो उनका छोटा बेबी है, वो बचा के रखेंगे। सेकेंड थिंग कि उसके साथ साथ अमेरिका को एक और टूल दे देंगे कि देखो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति पे ईरान जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो इराक के युद्ध में WMD के लिए 60 देशों को लेके अमेरिका लड़ा था और कन्विंस करना टफ हो रहा था जॉर्ज बुश को कि इसके पास WMD है। लेकिन यहाँ पे टफ ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को, भले वीटो वगैरह करते रहे लोग, लेकिन कन्विंस करना नहीं होगा कि पानी जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के हिसाब से वो दुनिया की संपत्ति है, उस पर ईरान जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और हमने कई मीटिंग्स होल्ड कर चुकी है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो लेट्स यूनाइट। डॉक्टर गुप्ता, कोशिश तो यही की जा रही है कि ईरान जिस बात पर अड़ा हुआ है कि वो हॉर्मुज पर टैक्स वसूलेगा वो ना हो, और अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रति गैलन के हिसाब से पैसे लगाने लग गए या फिर उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने लेन देन करना शुरू कर दिया। तो इसमें पूरी दुनिया का क्या दोष था? ठीक है, उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन उस डील में एक शर्त ये भी तो रखी गई है ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा जी की जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका उठाएगा उसका खर्चा। आप देखिए, मैंने शुरुआत में जो चीज कही थी
कि ये दोनों ही और बल्कि चारों ही देश, इजराइल से लेकर के लेबनान तक, अमेरिका से लेकर के ईरान तक, अब चाहते हैं कि इसे किसी तरीके से बंद किया जाए। यही वजह है कि शर्त जो दो लेकर के गए ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर इस्लामाबाद में, कि आप पहले 2 शर्त मानिए, लेबनान पर हमले रुकवाइए, दूसरी शर्त ये कि हमारी जो संपत्तियां फ्रीज की हुई है आप उसे अनफ्रीज करवाइए। ये दोनों ही शर्त मान ली गई है। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है ग्रुप कैप्टन। मान लेने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका अब चाहता है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, ना वहां पर बहुत ज्यादा हथियार खर्च किए जाए, क्योंकि सैन्य तरीके से तो उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, जैसा यूएस के राष्ट्रपति कहते हैं। अब बात कूटनीतिक टेबल पर है, तो कूटनीतिक टेबल पर थोड़ा सा तो झुकाव रखना होगा इन्हें। दोनों शर्तों को मान लेना, ये सबसे बड़ा अपडेट है। जी हाँ मीनाक्षी, आपने बिल्कुल कहा, जब आप कूटनीति के टेबल पे बैठते हैं तो आपको गिव एंड टेक तो वो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। वो जब ये वार्ता शुरू होने से पहले कहा है कि ईरान वार्ता करे और अपना एक रास्ता, सही रास्ता ले, नहीं तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। ये जो इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको कभी भी मानेगा। दूसरी चीज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वार्ता यहाँ पे सफल हो, क्योंकि इसमें हानि किसकी हो रही है? मानवता की हानि हो रही है। पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था है या एक उनका रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पूरा का पूरा इकोनॉमी जो चल रहा है, सप्लाई चेन चल रही है, ये सब यहाँ पे बाधित हो रहे हैं। तो इसलिए सब चाहते हैं कि ये सक्सीड हो, लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं जो बहुत मतलब काफी कंफ्यूजन कर रहा है। एक तो पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी थी उसके चलते बहुत कंफ्यूजन हुआ कि क्या लेबनान इसमें इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, एक और चीज जो सामने में आया हुआ है कि ईरान ने कहा कि मेरे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, वार्ता के पहले, सीज फायर के पहले, वो सारे आप उसको आप रिलीज करें। तो ये दो चीजें जो हैं वो मेन स्टिकिंग पॉइंट है। आपको तीसरा चीज ईरान ने कह रहा कि आपने कहने के लिए तो सीज फायर कर दिया, लेकिन सर वो दोनों ही शर्तें मान ली है। सर आप जिन दो शर्तों की बात कर रहे हैं, ये शांति वार्ता की टेबल पर आने से पहले ही उन्हें पूरी चाहिए थी ईरान को, और ये बातें अमेरिका की तरफ से मान ली गई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका भी कुछ नहीं माना है मीनाक्षी, अभी अमेरिका कुछ नहीं माना। देखिए जब ये वार्ता शुरू होगी तब आपको एक एक जो गिरह है, एक एक जो गांठ है वो खुलनी शुरू होगी, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मिला जुला के ये चीज एक अच्छी है कि दोनों पार्टी आए हुए हैं, दोनों के सीनियर डेलीगेट्स आए हुए हैं। अब यहाँ से अगर वार्ता शुरू होती है तो गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लास्ट चीज मैं बताता हूँ, आप अमेरिका के हिस्ट्री पे ध्यान रखें, अभी तक उसने किसी को भी कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ है। जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। वियतनाम में उसने तहस नहस कर दिया, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। अरे इसके बगल में ही अफगानिस्तान को, इराक को तहस नहस कर दिया है, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। तो अमेरिका की ये हिस्ट्री बताती है आपको कि वो कभी कॉम्पनसेट नहीं करने वाला है। तो ईरान अपनी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करेगा, कौन सा रास्ता वो अपना चुनेगा, ये देखने वाली बात होगी मीनाक्षी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन कर्नल शिवदान, इस पूरे मुद्दे पर अगर अभी की फिलहाल की हम बात करें, दोनों देशों का साथ आकर के बातचीत करना अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे को पाषाण युग में भेजने की बातें कर रहे थे, आज कम से कम वार्ता की टेबल तक तो आ गए। देखिए वार्ता की टेबल पे तो आ चुके हैं दोनों पक्ष, मगर सबसे पहली बात यह है कि जो ये हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहा है लेबनान से, और हमास तो ठीक है क्वाइट हो गया है, मगर उसका सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि हिजबुल्ला ऑलमोस्ट ईरान का ही पार्ट है, जो कि ईरान ने पैदा किया है और ईरान के द्वारा ही उसको समर्थन किया जा रहा है, ईरान को द्वारा ही सब कुछ दिया जा रहा है उसको। और वो हिजबुल्ला जो है, यदि उस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, उसको टोटली कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो इजराइल को सेफ्टी नहीं प्राप्त होगी। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे युद्ध का कारण क्या है। इस पूरे युद्ध का कारण है जो पाकिस्तान के भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें पूरा कारण छुपा हुआ। उन्होंने कहा है इजराइल मानवता के नाम पर कलंक है, ईरान नहीं चाहता इजराइल का एग्जिस्टेंस, उसने अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और वो यहूदियों को वहां चाहता नहीं, वहां पर के यहूदी यहाँ पर सरवाइव करें इजराइल में। तो इसलिए
ईरान का जो क्या दुश्मनी है इजराइल के साथ में, बताइए कोई दुश्मनी का कारण है ईरान का? मगर ईरान बार बार इजराइल पर हमले करता है। हिजबुल्लाह और हमास ईरान के खड़े, हूती जो है वो भी ईरान के द्वारा खड़ा किया हुआ है, जिसके द्वारा इजराइल के लिए यदि मान लो ईरान के साथ संधि हो भी जाती है तो ये जो तीनों आतंकवादी संगठन है ये इजराइल के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। इसलिए ईरान का, इसलिए सबसे पहले जो ये है कि जो ईरान बोल रहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाएं, तो सबसे पहले ये है कि हिजबुल्लाह को अपना डिक्लेयर करना होगा कि मैं जो भी इसमें वार्ता में जो संधि होगी या वार्ता में जो शर्तें होगी उनको वो मानेगा और इजराइल को उस पर हमले नहीं करेगा जिस तरह के हमले अक्सर हिजबुल्लाह करता है। तो इसलिए इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह है कि 1949 में पूरे अरब देशों से इन यहूदियों को तंग करके निकाला गया था जिन्होंने इजराइल बसाया। उसके बाद कुछ देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, पर बहुत से देशों ने अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनका एग्जिस्टेंस नहीं मांगा। तो जो देश अपना एग्जिस्टेंस पे खतरा है जिसके पे, इसलिए केयरफुल हो रहा है, इसलिए युद्ध है। इसलिए सबसे पहले ईरान को इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस को मानना चाहिए, और जो ये फीलिंग है कि फंडामेंटलिस्ट फीलिंग कि यहूदियों को यहाँ पर रहने का हक नहीं है, ये से सबको इसको निकलना पड़ेगा, तभी ये युद्ध यहाँ शांति होगी मिडिल ईस्ट में, अदरवाइज मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मानवता का एक पहलू जो नजरअंदाज किया जाता रहा है उसे भी थोड़ा ख्याल में रखना होगा। अगर हम बात करते हैं कि ईरान में 168 स्कूली बच्चों को मार दिया गया, शिक्षकों को मार दिया गया, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि क्या कुछ 2023 में वहां पर हुआ था, और उन पहलुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले खबर ये आ रही है जिसकी शुरुआत में मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि शर्तों को लेकर के ईरान दरअसल ये बड़ा दावा कर रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की 2 बड़ी शर्तें मान ली हैं, जिसमें पहली शर्त लेबनान में सीज फायर की बात है और दूसरी शर्त ईरान की संपत्तियों को रिलीज करना है, जो फ्रीज थी उन्हें अनफ्रीज करना होगा। ये दोनों ही शर्त वार्ता की टेबल पर आने से पहले रखी गई थी ईरान की तरफ से। अब ईरान ये बड़ा दावा कर रहा है कि इन दोनों ही शर्तों को मान लिया गया है। अब ईरान के दावे के अनुसार तो ये शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन अमेरिका का इसकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर इस पूरे मुद्दे पर मेजर शेख आप कुछ कमेंट कर पाए, वहां मीडिया में क्या चल रहा है, क्या ईरान ये शर्तें मान चुका है और अमेरिका क्या इन शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैंने कहा 80% पहले से मामला तय हो चुके हैं। अभी 4 शराइतें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं, जो जंग के बाद क्रिएट हुई हैं ईरान की तरफ से, और 4 शराइतें अमेरिका की तरफ से हैं। इनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी। ईरान की तरफ से 4 शर्तें ये हैं कि जी इसकी कॉन्क्लूसिव परमानेंट एंड टू दिस ब्रूटल वॉर, ये जंग खत्म हो जाए, इनकी फोर्सेज यहाँ से विड्रॉ कर जाए और आगे ये एश्योरेंस दे दे हमें कि दोबारा हम पर हमला नहीं होगा, ठीक है, कि ये दोबारा हम पर हमला नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने पॉइंट है कि जनाब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल तक है वो उनको अपने दिफा के लिए चाहिए। हाँ, लॉन्ग रेंज पे वो तैयार हैं, ठीक है। तो ये इनकी शराइत है। दूसरी उनकी शराइत ये है कि सैंक्शंस लिफ्ट कर दी जाए उनके ऊपर, क्योंकि सैंक्शंस जितनी है वो लिफ्ट कर दिया, बस ये है। बाकी यूरेनियम और ये सब चीजें तय हो चुकी हैं, जो आपने कहा फ्रीज अनफ्रीज। लेबनान भी मसला ऑलमोस्ट जो है वो हल है। उसकी वजह ये कि वहाँ यूरोपियंस भी दाखिल हो चुके हैं और उस मसले को वैसे भी हल होना है। वहाँ क्रिश्चियन वजीर वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है। आगे अमेरिका की तरफ से 4 शर्तें। अमेरिका ये कहता है कि जी सबसे पहली शर्त ये कि हरमुज को बिल्कुल अनकंडीशनली ओपन करें, कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं, ओपन कर दें, हरमुज को ओपन करें। नो प्रॉक्सी इन द रीजन, इस रीजन में आपकी कोई प्रॉक्सी वगैरह जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो न्यूक्लियर प्रिपरेशन, कोई डेवलपमेंट फ्यूचर के अंदर आप एश्योरेंस देंगे कि आप कोई जो है हमारे इस एरिया के अंदर जो है वो न्यूक्लियर नहीं करेंगे। और उनकी चौथी शर्त थी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर वो अड़े हुए हैं कि जी ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो खत्म करें, जिस पे रेड लाइन ईरान ने शो कर चुका है। बाकी तमाम शर्तें एग्रीड अपॉन हो चुकी हैं क्योंकि वो ओमान में हो गई थी, लेकिन इजराइल ने वहां रोका और उनको कहा कि जी ये मान नहीं है तो बेहतर एक दफा तबाही कर दो, अब मौका मिला, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया और ये सारी जो मुसीबत वहां पे क्रिएट की। दूसरी बात ये कि इजराइल के साथ ताल्लुक है, उसकी एग्जिस्टेंस सब मानने को तैयार है, लेकिन इसका मसला ये है कि इजराइल जब से बना है उसने पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशंस की है। सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस उसके अगेंस्ट है। बहुत सारी मेजॉरिटी जो वीटो हो गई है उनको भी काउंट करें, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो दुनिया में से एक वाहिद मुल्क है
जिसके अगेंस्ट जो है आप देखें कि ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशंस हैं, पूरी दुनिया इसको कंडेम करती है। तो यही वजह है कि अगर ये अपने वहां नेबर्स के साथ मिलकर रहता, जब ये बना था तो फलस्तीन वालों ने ही जमीन दी थी, उनको अपने घरों में बसाया था, अपने साथ लेकर आए थे। और यही ईरान के साथ भी किया कि साइरस जो उनका बादशाह था, वो नबूकदनेस्सर बाबुल से जो है उसने इनको हजरत उज़ैर इस्लामी इसको ये आज़र कहते हैं, उनके साथ भेजा और दोबारा इनको बसाया उसने, साइरस ने। मेजर शेख, थोड़ा मानवता के पहलुओं पर दोनों ही देशों को झुकना चाहिए, ईरान को भी झुकना चाहिए, इजराइल को भी झुकना चाहिए। हर कोई अपनी सभ्यता को बचाने के लिए ही ये जंग लड़ रहा है, हर कोई अपने यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए ये जंग लड़ रहा है। अब जरा मुझे ये भी अपडेट देते जाइएगा कि बातचीत की शुरुआत कब तक हो सकती है, क्या कोई इसके लिए टाइम बाउंड किया गया है? जी टाइम बाउंड है, आज ही इसके ऊपर डिस्कशन होनी है फाइनल। आज देखिए, पहली बात तो ये मैंने बताया कि इसका जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले पाकिस्तान के साथ ये दोनों डेलीगेशंस मिलेंगे, दे विल हैंडेड ओवर देयर पॉइंट्स और उसमें बताएंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, जो भी उनकी अकॉर्डिंग टू डिग्री और डिमांड। और उसके बाद ये दोनों चीजें जो है वहां पे पाकिस्तान के साथ डिस्कस होंगी कि किस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, किस पे नहीं, कौन सी डेड लाइन। देन ये जो डिमांड्स है दोनों की वो एक्सचेंज होगी दोनों साइड्स के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू। और जब उस पर जब मेरे हिसाब से पहले से काफी बातचीत हो चुकी है, तो वो अगर उस पर एग्रीमेंट हो जाता है और दोनों पार्टियां अपने पॉइंट्स देंगे, अगर नहीं होती आज तो कल भी बातचीत चलेगी एक दिन और, लेकिन कल इन एनी केस ये इंशाल्लाह कंक्लूड होगी। और उस वक्त ये दोनों साथ फिजिकल बिठाया जाएगा, जब अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों पार्टीज रेडी है, तो ये साइन के लिए आमने सामने फिजिकल बैठ के, नो वर्चुअल, ये साइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका ईरान एक तरफ, इजराइल लेबनान एक तरफ, अगर दोनों तरफ से शांति हो जाती है तो ये जो टाइम बाइंग वाली स्थिति, अमेरिका की तरफ से भी कमेंट आ रहे थे, वहां के विशेषज्ञों का ये कहना है कि टाइम बाइंग वाली सिचुएशन में है यूएस के राष्ट्रपति, ताकि ग्राउंड पर ऑपरेशन की शुरुआत कर सके। तो उस पर पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कैची चल जाएगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है अगर ये बातचीत यहाँ पर सफल हो जाती है। जी मीनाक्षी जी, देखिए बातचीत अगर सफल होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संधि पत्र कभी भी तलवारों के बल पे फाड़े जा सकते हैं। बोस्निया में 3 साल के अंदर 70 बार संधि हुई है, बोस्निया के अंदर 3 साल में 70 टाइम्स, 70 टाइम्स उसको तोड़े गए हैं। रही बात अमेरिका की स्ट्रेटेजिक, देखिए दो पक्ष जो है यहाँ पे इजराइल है और अमेरिका। अमेरिका का जहां भी फाइनेंशियल टारगेट डिस्टर्ब होगा या स्ट्रेटेजिक डिस्टर्ब होगा, वो समझौता नहीं करेगा। और इजराइल का कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक और उसके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट है, अगर वहां डिस्कस नहीं होंगे, उसकी बातें नहीं बनेंगी, तो कोई हरमुज हो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। इजराइल ने पहले इंडिकेट भी कर दिया था 6-7 महीना पहले कि अगर अमेरिका मेरे साथ नहीं होता तो मैं अकेले भी जाऊंगा। तो इजराइल अपने टारगेट में अगर, और इस मीटिंग में एक बात है, इजराइल भले ही बैठा नहीं है, लेकिन उसका इंटरफेस जो है अमेरिका है यहाँ पे। वो पूरी बातें इजराइल के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, अब्राहम अकॉर्ड के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, और ईरान के लिए यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है। आप एक चीज देखिए कि जो व्यक्ति 2 शर्तें के लिए सुबह बोला था वहां के जो मजलिस के स्पीकर, इन व्यक्ति को 1 महीना पहले कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल। तो जब भी बड़ी शक्तियां किसी देश के अंदर किसी पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं, तो उस पर्सनालिटी से समझौता पहले कर लेती हैं, और पर्सनालिटी उनको काफी हद तक फायदा पहुंचा देता है, और उसके बाद उस पर्सनालिटी को इंस्टिगेट किया जाता है कि तुम वहां की भाषा बोलो, जो कि वहां के खोमैनी परिवार बोलता था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी संपत्तियां तुम वापस दे दो। तो मुझे जो इसमें मेरा आकलन है स्कूल ऑफ थॉट का, कि शायद जो सिविल लीडरशिप है उसमें जो मजलिस के जो स्पीकर हैं, शायद वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, और वो ईरान की भाषा, वहां के ऑडियंस की भाषा इसलिए बोल रहे हैं कि अमेरिका के ही द्वारा स्क्रिप्टेड है कि तुम ऐसा बोलो, तुम अपना एक वहां पर्सनालिटी डेवलप करो और हम बात मान लेंगे, लेकिन आगे की जो चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अमेरिका, मैं बताया पहले भाग में भी, कि कभी भी हमेशा ट्रांजैक्शनल वार लड़ता है, चाहे वो वियतनाम का वार ले लीजिए, अफगानिस्तान का वार ले लीजिए, $2300 बिलियन रुपया खर्चा हुआ था उसके अंदर, और किसी देश से नहीं लड़ रहा था। अलकायदा और तालिबान जो एक संस्था है उससे लड़ रहा था, संस्था भी नहीं कहेंगे, संस्था इज ए पॉजिटिव वर्ड, एक गुट थे जिनसे वो लड़ रहा था। उसके बावजूद भी लोग उसके बाद बोलते रहे नैरेटिव्स। देखिए नैरेटिव्स में और हकीकत में क्या हो, हकीकत में होता है कि जैसे कि अगर हम देखें कि 50 साल से जो व्यक्ति सबकी खोज में था, इजराइल और अमेरिका के बहुत सारे अमेरिकन राष्ट्रपति आए और उन्होंने कोशिश की होगी खोमैनी परिवार को खत्म कर देने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं उठा पाए। हकीकत यह है कि सबसे कम पैसे में 30-40 बिलियन डॉलर पैसा लगा है, 40 दिन का युद्ध हुआ है, और उसमें अमेरिका ने वो स्ट्रेटेजिक सारे पॉइंट अचीव कर लिए हैं। खोमैनी परिवार को हकीकत में ऑन द ग्राउंड उन्होंने मार दिया है, और
नैरेटिव क्या है? ईरान जीत गया। 3 या 4 मिनिस्टर को मार दिया, ये हकीकत है। नैरेटिव क्या है? ईरान जीत गया। उसके बाद IRGC के चीफ को 2 चीफ को मारता, तीसरा बना है। हकीकत आप है, जो बात कह रहे हैं मैं उस ईरान बात जीत को गया। आगे जरूर बढ़ाऊंगी डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि यही जो 47 साल ये पुरानी सरकारें भी कोशिश करती रही खुमैनी परिवार से बातचीत करने के लिए। इसी बात का जिक्र ट्रंप ने भी किया है। उनका कहना है कि 47 साल से सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकारें सिर्फ कोशिशें कर रही थी। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या होगा। अब यही बात शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मेक और ब्रेक, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार आगे क्या। लेकिन इस बीच एक खबर यह है कि शांति वार्ता से पहले इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। जिप्चित शहर में बिजली जनरेटर पर अटैक किया गया है। तो अभी भी वहां पर ऐसा नहीं है कि हमले रुक गए हैं, हमले लगातार वहां पर किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में ईरान इसी शर्त पर वहां पर इकट्ठा हुआ है कि देखिए आप सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हमले करना बंद करिए, और अगर लेबनान में यानी कि हमले करना बंद करिए, और अगर आप ये हमले करना बंद नहीं करेंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी। अब कर्नल शिवदान, क्या समझा जाए कि बातचीत से पहले ही हमले क्या इसलिए किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिलेगा अभी और ज्यादा नुकसान कर दें? हमले इसलिए किए जा रहे हैं, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह का इश्यू भी इस शांति वार्ता में इंक्लूड होना चाहिए। हमास का तो क्वाइट हो चुका है, हमास तो समाप्त ऑलमोस्ट हो चुका है, पर हिजबुल्लाह एक्टिव है। इसलिए हिजबुल्लाह का जो इश्यू है इस वार्ता में आना चाहिए, जिसके द्वारा इजराइल के साथ परमानेंट शांति स्थापित हो। अदरवाइज यदि हिजबुल्लाह के ऊपर बात नहीं हुई और ईरान का जो एक पक्का, हिजबुल्लाह पूरा का पूरा ईरान का एक एजेंट की तरह है और पूरा उसको सपोर्ट ईरान कर रहा है, पूरे हथियार, गोला बारूद, जितना भी सपोर्ट है सब ईरान से जा रहा है। इसलिए यदि हिजबुल्लाह को छोड़ दिया गया और खाली ईरान के साथ शांति वार्ता हुई तो शांति स्थापित नहीं होगी मिडिल ईस्ट में। ये हिजबुल्लाह बार बार हमले करता रहेगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के इशू को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए और तभी जाके परमानेंट शांति है स्थापित हो सकती है। अदरवाइज ये जो शांति का जो प्रयास है ये असफल होगा और हिजबुल्लाह इसके बाद भी फिर अटैक करेगा और फिर अगेन ईरान इंटरवीन करेगा। तो इस तरह से ये युद्ध लगातार चालू रहेगा। इसलिए इजराइल का डिमांड वैलिड है और इसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए पीस टॉक्स ईरान में। का। जी बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन झा जी, मेरा आपसे यही सवाल है जो डॉक्टर गुप्ता बात कह रहे थे कि अमेरिकी सरकार की तरफ से निशाना साधा, ये ट्रंप ने खुद साधा है। उनका कहना है कि लोग सिर्फ 47 साल तक बातें करते रहे हैं और ये भी कहा है कि कल की मीटिंग पर तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि आखिरी मुलाकात होगी या आगे भी दौर चलेगा, बस इतना कहा है उन्होंने कि हमें देखना होगा कि कल क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि ये मेक और ब्रेक वाली स्थिति है, या तो यहाँ से चीजें समाप्त हो जाएंगी या यहाँ से और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी। मीनाक्षी, आपको याद होगा जब ट्रंप ने अपने हाथ खींचे थे JCPOA से, बात 2015-16 की है। बिल्कुल 2015। तो अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए थे, ईरान बैकफुट पे था। लेकिन यूरोप की देखिए, यूरोप में लगभग सारे कंट्री जो थे इंक्लूडिंग नेटो नेशंस, ये लोग ईरान के साथ में थे। ये लोग अमेरिका से काफ़ी खफा थे कि जिस JCPOA को सबों ने मिलकर साइन किया था उसमें यूनिलैटरली अमेरिका इससे कैसे हाथ झाड़ के निकल सकता है। तो ये जो असहमति थी इन देशों में, ये तब भी थी। एक और चीज जो गुप्ता जी ने आपको बताया कि ईरान नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जीत गए। देखिए, ईरान कोई भी नैरेटिव बनाए या नहीं बनाए, एक चीज तो बिल्कुल फैक्ट है, ईरान ने बहुत कुछ लूज किया हुआ है। खमैनी, उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर, IRGC हेड, एक नहीं दो, नेवी कमांडर, डिफेंस एडवाइजर, इंटेलिजेंस चीफ, SPND हेड, सिक्योरिटी एडवाइजर, कितने लोगों को उन्होंने खोया हुआ है। क्या ये ऐसे ही जाने दे देंगे? मुझे नहीं लगता है कि इनको ये ऐसे ही जाने देंगे। कम से कम ईरान में हमने देखा हुआ है कि वहां पे ये भूलने की प्रथा नहीं है। यहाँ तक कि जब न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मारा गया था वहां पे, इसका भी बदला ईरान ने लिया था। तो ये ऐसे इतने आसानी से ये सारी चीजें ठंड बस्ते में नहीं जाएंगी। दूसरी, ईरान के पास में अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ईरान ने बहुत कुछ खोया हुआ है और अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, देखिए अमेरिका ईरान को खत्म नहीं कर सकता है। वो कहता है ना कि हम इस सभ्यता को, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक ईरान धरती पे है,
जब तक वहां के लोग हैं आप किसी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकते हैं। और आज के दिन में तो विषमता ये भी है कि अगर ईरान और इसराइल मिलके 2000 बॉम्ब अगर ईरान पे गिरा दे तो उसमें से शायद 20 लोग भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आज के दिन में उनकी एसेट्स, उनके लोग जो इंपॉर्टेंट आदमी जो हैं वो डिस्पर्स हो गए हैं, अलग अलग सुरक्षित जगहों पे हैं। तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा अगर युद्ध एस्केलेट भी होगा, लेकिन युद्ध एस्केलेट ना हो इसके लिए सबों को एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ईरान और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ इसमें मिडल ईस्ट के लगभग सारे नेशंस या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इंक्लूडिंग ये 7-8 जो देश हैं, ये कुवैत, कतर, यूएई, ये सारे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। अब एक और पहलू है जो लास्ट में बताता हूं कि इसराइल जो है वो खफा है कि लेबनान इसमें क्यों इन्वॉल्व है, लेबनान को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए इसराइल का भी एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, वो ये कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ में यूएन प्लेटफॉर्म पे एक डील साइन की है, एक सीज फायर साइन की है, जिसमें ये रिजॉल्व लिया गया था कि हिजबुल्लाह अपना पैर दक्षिणी लेबनान में नहीं पसारेगा और इसकी निगरानी जो है यूएन के देख रेख में एक पीस कमेटी जो है, पीस कमेटी जो है, जिसके पीस गिविंग फोर्स हैं वो देखेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, हिजबुल्लाह ने अपनी पांव फैलाए, हिजबुल्लाह ने वो सारा कुछ किया जो कि इसको डिफाई करता है, इस सीज फायर को जो कि यूएन द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो ईरान का जो ये वैध कहते हैं कि ये वैध पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, नहीं, ये वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि लेबनान ने या हिजबुल्लाह ने उस सीज फायर का वायलेशन किया है जो कि उन्होंने साइन किया था इसराइल के साथ में। इसलिए इसराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अधिकार है कि वो एक्शन ले हिजबुल्लाह के खिलाफ में। तो देखिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे और एंगल हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते है सर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कभी किसी वक्त पर किसी मोड़ पर तो रुकना होगा, वरना अगर आप तबाही मचाने के लिए, तबाही लाने के लिए पूरी जिंदगी तैयार हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और इजराइल तो ये बिल्कुल चाहता है कि वहां पर अभी युद्ध की समाप्ति हिजबुल्लाह के साथ वो ना करे, वरना नेतन्याहू अपने घर में भी तो घिरे हुए हैं, कितने सारे केसेस हैं उन पर जिनको रीस्टार्ट किया जा सकता है, तो वो तो इस युद्ध को और ज्यादा लंबा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन सर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस्लामाबाद में मुलाकात हो रही है ईरानी डेलीगेशन की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ। इन सब के बीच में एक अपडेट और आ रहा है, मिर्जा शेख जरा बताइएगा कि इजराइल का साथ दिया तो डील नामुमकिन हो जाएगी। ईरान अमेरिका को ये कहकर के चेताते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अमेरिका अचानक से इजराइल से हाथ छुड़ा करके ईरान के साथ जाकर के खड़ा हो जाए, नामुमकिन है ये। मेजर शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ज्यादातर जो इजराइल कर रहा है कार्रवाई वो स्पॉइल करने के लिए कर रहा है, और इस वक्त ईरान भी जो बात कर रहा है या पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि लेबनान को भी शामिल कर लें, अच्छा इस बहाने ये मसला भी हल हो जाए। ये प्राइमरी फोकस नहीं है इस मीटिंग का। मैंने आपको 4 पॉइंट इनके 4 पॉइंट उनके बता दिए। ईरान का जो प्राइमरी फोकस है कि लिफ्टिंग कर दें हमारे पास सैंक्शन और ये एंड कर दें, वॉर यहाँ से चली जाए, ठीक है, और दोबारा हमें एश्योरेंस दे दें कि जनाब वॉर नहीं होगी। और चौथी और आखिरी है कि जी हम इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं, हमें मीडियम रेंज रखने दें जो इजराइल तक के हों। बस ये हमारी 4 डिमांड। तो मैं समझता हूं कि ये अभी जो इजराइल का मसला आया है, इजराइल एग्जैक्टली इजराइल का साथ दिया गया। ईरान क्या कह रहा है? मेरा सवाल आपसे ये था कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है अमेरिका को दरअसल चेताया जा रहा है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा तो ये डील नामुमकिन हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ कि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपना हाथ छुड़ा करके ईरान के साथ खड़ा हो जाए, इजराइल को छोड़ दे, ये तो लगभग नामुमकिन है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली देखिए मैक्सिमल पोजीशंस इख्तियार की जाती हैं जब टेबल पर आना होता है, तो आप मैक्सिमल पोजीशन के साथ जाते हैं, मैक्सिमम डिमांड्स के साथ जाते हैं, फिर उसमें से जाहिर है जैसे कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी उसको प्रायोरिटाइज करते हैं आप, और फिर किस पे कॉम्प्रोमाइज करना है, किस पे रेड लाइन करनी है, वो फिर आप उस पर करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये सब सेकेंडरी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे इसलिए उम्मीद है कि जेडी वैंस जो आए हैं, ये बहुत सारी चीजें देखिए पहले से जब होमवर्क हो जाता है तब इस तरह की डिग्नेटरीज आती हैं, वरना ये चीजें ऐसे नहीं होती। दोनों साइड से पाकिस्तान ने होमवर्क किया है, चाइना ने किया है, सऊदी अरब, तुर्की, सब ने करने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब आ जाए। अब ये फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हो, उम्मीद तो यही है।
बाकी देखिए, आपने जैसे बात की कि नोबडी कैन ट्रस्ट अमेरिका, आज कुछ है जैसे वो वहां पे भी एग्रीमेंट हो गया था, और अभी भाई ने भी कहा कि देखिए 70 दफा वहां एग्रीमेंट हुआ था यूरोप में बोस्नियन, और वो कितने अरसे चला, तो ये तो बिल्कुल है। परसेंटेज तो आप 100% तो वी कैन नॉट बी श्योर, और इनकी जो प्रेसिडेंस है उसको भी हम जानते हैं कि किस तरह से ये पहले करते रहे, तो ये लोग बिल्कुल हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है ट्रम्प साहब। लेकिन इस दफा उम्मीद ये कि जेडी वेंस का यहाँ आना मुझे ये बताता है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, अब क्योंकि देखिए, आप ये तमाम बातें मत अगर कहिए, यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी ये तमाम बातें मत करिए कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वो आपके घर पर हैं। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, जरा ये बताइएगा कि इन सब के बीच में जो अमेरिका की शर्तें हैं या ईरान की शर्तें हैं, देखिए ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा है लगभग कि सभी शर्तों को एक दूसरे की मान लिया जाए, ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाए, अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी हो जाए, लेकिन कुछ कुछ पॉइंटर्स तो ऐसे होंगे जिस पर दोनों ही देश एक साथ आकर के शांति वार्ता पर बात करके इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। आपको वो कुछ बड़े पॉइंटर्स समझ में आते हैं जिस पर दोनों ही देश राजी हो सकते हैं? जी देखिए, मुझे इसमें एक ही चीज लग रही है कि जो अमेरिका और इजराइल की मांगे हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो बात बनेगी। इजराइल ईरान के जो भी शर्तें हैं वो मांगेगा, उस विचार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर नहीं मांगा तो डिटेल होगा, और डिटेल होगा तो वही होगा जो हमेशा हो रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूरेनियम इनरिचमेंट को अमेरिका और इजराइल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल संधि करके परसों अटैक कर देंगे अगर उनको कोई ऐसा भी आदमी दिखेगा कि रेस्टोरेंट में बैठा है या किसी मजलिस में जा रहा है या कहीं घूम रहा है, वो अटैक कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कर रही है इजराइल के बारे में, जिनका वार स्टडी में कर रहा हूं, और जो अमेरिका का, ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं जब तक उनका इनरिचमेंट तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये कंफर्म है। अगर इनरिचमेंट की संभावना है तो, हालांकि आईईए ने ऐसा कहा है कि इनरिचमेंट अभी हुआ नहीं है उस लेवल तक का, फिर भी संभावना उसने जताई है कि इनरिचमेंट हो सकता है, क्योंकि हमको इंस्पेक्ट करने का कॉपरेट नहीं कर रहा है ईरान, तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए हो जाता है। दूसरी बात है कि ऐसी मिसाइल तैयार नहीं होने देंगे जो कि अमेरिका और इजराइल तक पहुंचे, ये दूसरी शर्त है, और ऐसा नहीं होने देंगे। तीसरी शर्त है कि इस रेजीम, जो खोमैनी परिवार का रेजीम था, वो मुस्तफा जो अभी बने हुए हैं वो इमरजेंसी में बनाए गए थे, क्या उनकी सुनी जा रही है? क्या वो इकोसिस्टम के मुखिया हैं इस समय? अगर वो ऐसा बने रहेंगे और वही भाषा बोलेंगे जो खोमैनी बोलते थे, तो ये भी मान के चलिए कि फिर शर्तें नहीं होंगी, कोई भी समझौता नहीं होगा, फोटोशॉप होगा। लेकिन ईरान बेसिक 3-4 चीजों को अगर एग्री नहीं करेगा, कंप्लीट एग्री नहीं करेगा, तो यह सहमति भी अगर जताता है तो शायद बात बन जाएगी। अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली वेरी क्लियर है इजराइल और अमेरिका कि इन 3-4 बातों पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, और वो अगर नहीं होगी तो हम नहीं मानने जा रहे हैं। और अमेरिका की मैं बार बार बोलता हूं कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक वार लड़ता है हमेशा, और यहां पे भी अमेरिका, अब इसमें एक चीज और देखिए कि इस सीज फायर को चाहता कौन नहीं है, पूछने की बात है, चाहता कौन नहीं है। अगर मैं कहूं पाकिस्तान नहीं चाहता तो बहुत अटपटा लगेगा, अगर मैं चाहूं पाकिस्तान नहीं चाहता बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन फैक्ट है कि एक डिग्नेटरीज है, कोई पाकिस्तान का इतने बड़े मोहदे पर है, उनको मानता हूं कि अमेरिका रिकॉग्नाइज इजराइल को नहीं करता है। जैसे हम अगर किसी शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, हमें पता है कि हम उनसे नहीं पड़ती, लेकिन वो माहौल के हिसाब से झगड़ा नहीं करते हैं किसी रिश्तेदार से, क्योंकि माहौल अच्छा बना रहे। लेकिन उनका बोलना कि इजराइल ऐसा, ये चीज मुझे मैच्योर्ड नहीं लगी। तो क्या मतलब डिटेल करना चाहते हैं? इसी तरह से अगर कोई देश अगर ये बोलता है, अगर ट्रंप भी अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो मैच्योर्ड टॉक्स नहीं है। अगर सैनिक अगर बोलता है ईरान का, एलसीसी का, हालांकि उनको सैनिक नहीं बोलता मैं, हाँ सैनिक तो उनकी जो सेना है, तो अगर वो बोलता है तो वो भी डिटेल कर रहे हैं। अब देखिए मिडिल ईस्ट में कौन से देश नहीं चाहते हैं? सऊदी अरबिया नहीं चाहता है, मैं बता दूं आपको, यूएई भी नहीं चाहता है। जो 47 ईयर से परेशान हुए हैं ईरान से, वो चाहते थे कि वारा न्यारा हो ही जाए इस बार। भाई अभी तक ईरान ने एक भी ऐसी मिसाइल नहीं छोड़ी जिससे कि कोई बड़ी कंपनी या कोई ऐसा डिवास्टेशन हो गया हो मिडिल ईस्ट के अंदर, या ऐसी ताकत नहीं रही हो, या उसको किसी तरह से दबाया गया होगा अमेरिका की तरफ से, इंटेलिजेंस से, चाहे जैसे। लेकिन चाहते हैं कि इस बार, क्योंकि ईरान ने इस बात को मानिए कि पाकिस्तान के साथ साथ सबको कहीं न कहीं परेशान करता रहा। पाकिस्तान में अटैक किया था 2-3 साल पहले, जब हमारे जयशंकर प्रसाद वहां गए थे ईरान मिलने के लिए, अपना टॉक कर, उसके 2-3 दिन बाद वहां पे अटैक हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। तो एक ऐसी सत्ता पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, मिडिल ईस्ट भी नहीं चाहेगा, जो कहीं न कहीं पीसफुल माहौल को क्रिएट। यूरोप और अमेरिका आगे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि एक बॉर्डर पे दोनों चाय बैठ के पीते हैं। यही लेबनान, यही इजराइल और यही ईरान बैठ के एक दूसरे से बैडमिंटन खेलते थे, एक दूसरे देश में जाके। माहौल किसने बिगाड़ा?
एक रेडिकलिज्म वाली शासन ने बिगाड़ा। वो पाकिस्तान को देखिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो भी मुस्लिम देश हैं और दुनिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, लेकिन उन्होंने अपना इकोसिस्टम किसको चुना? थाईलैंड को चुना, साउथ कोरिया को चुना, भारत को चुना, चाइना को चुना। इसकी वजह से वो विकास के बाद रास्ते पे जा रहे हैं। ईरान ने किसको चुना? रेडिकलिज्म को चुना। तो इसकी वजह से जो अमन पसंद देश हैं मिडिल ईस्ट के, जो विकास कर रहे हैं, अगर इंडेक्स देखें तो 12 पोजीशन आगे है दुबई कि वहां पे लोग इन्वेस्ट करें। अमेरिकन के जेनेवा वगैरह से भी 12 पोजीशन आगे। उन देशों को परेशान तुम करोगे, कहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तुर्की को भी परेशान उन्होंने किया। तुर्की भी एक अच्छा देश है, उसमें चल रहा है, भले ही भारत के साथ खिलाफ बोला था इस बार। अभी भारत के साथ उसकी 2-3 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी उनके आधिकारिक लेवल पे। तो हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हम रिलेशंस को बढ़ाएं। अगर हम इस कोशिश में नापाक होते हैं या हम फेल होते हैं तो मान के चलिए कि हम कभी भी अटलांटिक पे इकोनॉमिक लेवरेज को शिफ्ट करके हम इंडो पैसिफिक को नहीं ला सकते। इसलिए मैं मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया बार बार बोलता हूं। वेस्ट एशिया से मतलब कि हमारे भाई हैं आप लोग। आप ईरान से लेके पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, बर्मा, ये सब हमारे भाई हैं। हम मिलके भी तो आगे बढ़ सकते हैं और हम यूरोप जैसा बन सकते हैं। तो इन सब चीजों पे हमको देखना चाहिए हम कितने मैच्योर्ड हैं। हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि उस पीस टॉक्स को डिस्टर्ब तो करे। कोई रेस में एक चाहे साथ वो आगे अमेरिका बढ़ना की चाहता है, कोई रेस में सबसे पहले आगे निकल जाना चाहता है, फिर वहां पर बहुत सारे ग्लिचेस हो जाते हैं। अब खबर बड़ी आ रही है कि शांति वार्ता से जुड़ी खबर यह कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल पर ईरान को आपत्ति है, ये सूत्र कह रहे हैं। कुशनर और विटकॉफ से बातचीत नहीं चाहता है ईरान, ये सूत्रों का दावा है। ईरान का दावा है कि कुशनर और विटकॉफ इजराइल समर्थक है। ईरान पहले से ही वेंस से बातचीत के लिए राजी था, लेकिन उन्हें कुशनर और विटकॉफ के होने से दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा ये अपडेट आ रहा है। हालांकि ये पहले भी बताया गया, हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से हमारे साथ, कि पहले ईरान से बातचीत होगी, पाकिस्तान की बातचीत होगी, अमेरिका से। दोनों ही पक्षों की बातचीत सुनने के बाद दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि एक टेबल पर आकर के बातचीत की जाए। ग्रुप कैप्टन झा जी, कुशनर और विटकॉफ, क्योंकि इसके पहले जब तुर्की में बातचीत हुई, उसके बाद ओमान ने मध्यस्थता करवाई 2 बार, तब भी उस दौरान मौजूद थे, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ, पॉइंट्स वही थे। बल्कि उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो जाती है। फरवरी 27 को ये बातचीत होती है, 28 को युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो क्या एक वजह वो भी है कि ईरान ये मानता है कि कुशनर और विटकॉफ कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इजराइल का समर्थन करते रह जाएंगे, इसलिए इनसे बातचीत करना ही बेकार है? इसमें थोड़ी सी एक फैक्ट भी है। जब वैंस वहां पे आए हुए हैं और बात सीज फायर की हो रही है, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वैंस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट, वो तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी विटकॉफ हुआ, कुशनर हुआ, कुशनर कौन है? इनकी कोई लीगल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कोई उनकी वैधता तो नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ें ईरान की बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं कि अगर वैंस आए हुए हैं तो वार्ता वैंस से होगी। उनका अगर कोई ऑब्जेक्शन है कुशनर से, उनका ऑब्जेक्शन है विटकॉफ से, क्योंकि ये लोग जब इसराइल और हमास के बीच में जब शांति वार्ता हुई थी तो उस समय में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन इन्होंने डाले थे कि इन्होंने ऐसा स्टैंड लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि ये डायरेक्टली इतना आसान नहीं है, लेकिन ये देखिए प्रोसीजरल चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने कही थी, जो कल भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने कैंसर वाली बात कही थी, तो ये कैंसर वाली दिया उन्होंने, लेकिन वो ट्वीट नहीं डिलीट कर दिया, लेकिन इस पे चर्चा बहुत हुई है। कल मैंने उस पे एक चर्चा सुनी थी जिसमें के बात उठी कि अगर किसी को कैंसर डिक्लेयर करना है तो ये कैंसर वर्ल्ड में कौन है। तो 4-5 आर्टिकल्स जो इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं वो उन्होंने वहां पे उद्धृत किया था। एक था इस्लामिक कैंसर स्प्रेडिंग इन रशिया, दूसरा था कि इस्लामिक कैंसर कोरोडिंग यूरोप एंड द वर्ल्ड, और उसमें सारे रीजंस दिए थे कि ये कैंसर क्या है। तीसरा ब्रिटेन डिजीज विथ इस्लामिक कैंसर, आप जानते हैं ब्रिटेन में क्या क्या हो रहा था, वो जो जितने सारे रेप्स हो रहे थे ग्रूमिंग गैंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें कल वहां पे बातें हो रही थी कि आखिर वर्ल्ड में कैंसर है कौन, इसमें बहुत बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। तो और पाकिस्तान को ये तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए था कि इसराइल कैंसर है। नहीं, इसराइल तो कैंसर नहीं है। इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए वहां पर लड़ रहा है। जैसे हमारा जीव होता है और चारों तरफ दांत हैं, इसराइल तो वही है। क्योंकि कोई भी इस्लामिक नेशन 1947 के बाद से नहीं चाहता था कि वहां पे एक ज्यू स्टेट हो, और इसीलिए नारा इनका लगता है कि रिवर टू सी। तो
ये अगर आप किसी कंट्री का जेनोसाइड करना चाहते हैं, किसी रेस का, किसी कम्युनिटी का जेनोसाइड के लिए आप नारा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली कैंसर वो सोसाइटी नहीं है, कैंसर आप में है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ को इस बात का इल्म भी हो गया, इसलिए उनकी तरफ से ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, वरना वो उस बात को और आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, बिल्कुल शांति के वक्त पर, जब आप शांति वार्ता के लीडर बनकर के उभर रहे हैं, तो उस वक्त पर ये तमाम बातें नहीं होनी चाहिए थे। उस बात का इल्म रहा होगा तभी जाकर के उन्होंने शायद वो अपना ट्वीट भी डिलीट किया। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं मीनाक्षी आपको, ये जो चर्चा हो रही है इसमें ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए ईरान का बहुत लॉस हुआ है, और ईरान अगर लॉजिकली अपने आप को अप्लाई करे तो वो चाहेगा कि ये लॉसेस जो हैं आगे ना हो। इसकी खामी, अगर ये वार्ता फेल हुई तो इसकी खामी पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी। याद रखिए, शिया कम्युनिटी का वर्ल्ड में ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में है, और आपने ये देख लिया था कि जिस दिन ये अटैक शुरू हुआ था ईरान के ऊपर में, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर में यूएस एम्बेसी को जलाया गया था, 16 लोग को गोली मारी गई थी वहां पे। ये सब चीजें आपने देख ली है, तो इसकी आंच पाकिस्तान में भी आने वाली है। तो ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान इसमें हाथ तो डाला है, लेकिन उसको बड़े केयरफुली इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती तो उन्होंने कर दी है कल, जिसमें कि ये जो लेबनान वाली जो बात एकदम बिल्कुल पूछ लेती हूँ मैं मेजर शेख नदीम, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप वहां तक 2 लोगों को लेकर के आए हैं उस टेबल तक, तो आपका और आपके देश का ये पूरा प्रयास होगा कि यहाँ से जब वो जाए तो हंसी खुशी जाए, यहाँ से वो लड़ाई झगड़ा फिर से वो शुरू ना हो। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली, और ऐसा ही है। पाकिस्तान का प्लान पॉजिटिव है, और पाकिस्तान की अपनी देखे ना इस वक्त जो है वो स्टेक के ऊपर है कि हमने इतने बड़ा ये इवेंट किया है, दोनों जगह से इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज आए हैं। ईरान में भी अभी देखें ये टॉप लीडरशिप ही है, तो मुस्तफा खामनेई का भी क्योंकि पता नहीं, तो ये सारे जब यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली उम्मीद तो यही है। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले भी कहा, आपने मुझे क्वेश्चन भी किया कि देखें आप ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल हैं, आप उन पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन पहले भी उन्होंने ऐसी हुआ कि कई जगह एग्रीमेंट होते होते अचानक वो चेंज हो गया है, तो ही माइट भी, लेकिन उम्मीद है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा इसलिए हो जाएगा कि मैंने आपको सारे बता दिए जो पॉइंट्स थे जो यहाँ हमें रिसीव हुए दोनों पार्टीज की तरफ से। उसमें प्राइमरी टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव जो उनके थे, उनके प्रपोजल्स हैं। डेफिनेटली अभी हमको जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तो दीज आर प्रपोजल्स, और उसमें उनको लचक दिखानी होगी दोनों पार्टियों को। लेबनान वाला मसला भी हमारे शहबाज शरीफ ने इसलिए उठाया कि देखिए हमें पता है कि रीजन में पीस होना चाहिए। अगर इसराइल ने जब देखा कि यहाँ पे पीस होने लगे, उसने वो आप देखेंगे पूरा वो एक नया सेक्टर उसने खोल दिया और वहां वो जंग शुरू कर दी है। अब कर्नल साहब कह रहे हैं कि जी वो बड़ा जो है वो तो बड़ा महान है और वो बड़ा तो शरीफ है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसके खिलाफ देखें आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि जी वो उनको वहां से निकाल रहे हैं और उनके संबंध बताते हैं। ऐसा नहीं, जब ये बना था तो उस वक्त उन्होंने ही जमीन दी उनको, उन्होंने उनको वेलकम किया, अपने घरों में रखा। आज भी बिल्कुल मेजर शेख, लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें 2023 की, मैं ये आखिरी कमेंट कर रही हूँ कि 2023 से अगर हम बात करें तो हमास के साथ जिस तरीके से हिजबुल्लाह खड़ा रहा, वो नासूर की तरह इजराइल को भी शायद चुभा है, और उसके बाद वो हमले तेज किए गए थे। इस वक्त जब ईरान पर हमले शुरू किए गए इजराइल की तरफ से, तो हिजबुल्लाह भी तेजी से फिर से उभरा और इजराइल ने फिर से उन अटैक को बढ़ा दिया, और वो भी ये चाहता है कि ईरान के साथ साथ वो हिजबुल्लाह की भी कहानी खत्म कर दे। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है अब, क्योंकि बातचीत हो रही है एक टेबल पर आकर के, तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस टेबल पर आकर के इस बातचीत से क्या निकल करके आएगा। लेकिन पूरी दुनिया ये चाहती है कि अब ये जो युद्ध विराम 15 दिन का हुआ है वो हमेशा के लिए हो जाए। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।